प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की बड़ी खबर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव को कुछ समय टालने पर भी विचार करना चाहिए। रैलियों को लेकर भी आग्रह किया गया है कि इस पर पाबंदी लगे और कहा गया है उनकी तरफ से कि जान है तो जहान है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हमारे सहयोगी आलोक पांडे के पास। जी, तो ये पूरा मसला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से कनेक्टेड है। जस्टिस शेखर यादव एक बेल की पिटीशन सुन रहे थे, तो वो बेल की पिटीशन पे ऑर्डर करने के बाद उन्होंने स्वतः इस ऑर्डर में ये लिखा कि कोर्ट रूम में भी काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी केसेस जजेस को सुनने पड़ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो पहले उन्होंने कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि वो इसके बारे में कुछ करें और उसके बाद उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशंस दिए कि अखबारों में आजकल रोज ऐसा छप रहा है कि तीसरी वेव भारत में लाइकली है और ओमिक्रॉन की वजह से काफ़ी केसेस की संख्या बढ़ने वाली है। उन्होंने ये भी लिखा कि रोज वो देख रहे हैं टेलीविजन पे और अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से सारी राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो रैलीज कर रही हैं, इसमें भीड़ आ रही है, कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये सुझाव दिया कि ये रैलीज बैन करें और वो पॉलिटिकल पार्टीज से कहें कि वो विजुअल या सोशल मीडिया से अपना प्रचार करें। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की जस्टिस यादव ने कि टीकाकरण का कार्यक्रम उनके नेतृत्व में अच्छा चला है, लेकिन उनको ये सजेशन दिया कि आप भी कोई सकारात्मक कदम उठाएं जिससे एक तो ये रैलीज बैन हो पाएं और अगर पॉसिबल हो कि चुनाव पोस्टपोन किया जा सके। उत्तर प्रदेश का जो फरवरी में शुरू होना है ऐसा आकलन है, तो वो भी 1-2 महीने वो पोस्टपोन करें, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर ये नहीं किया गया तो स्थिति जो दूसरे वेव के टाइम हुई थी उससे ज़्यादा भयावह हो जाएगी। और साथ में उन्होंने कोर्ट के जो ये डायरेक्शन दिया कि इस ऑर्डर की कॉपी इलेक्शन कमीशन और बाकी लोगों तक भी पहुंचाई जाए। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा कह रहा है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। हरिद्वार में करीब 4 दिन पहले साधु संतों की एक बैठक हुई। इस बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। इस वीडियो में जो वक्ता हैं वो एक एक करके डरावने भाषण दे रहे हैं, हिंदुओं से हथियार उठाने और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद और मीडिया द्वारा इसे दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में कई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही गई। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रबोधानंद की एक तस्वीर है जिसमें वो पुष्कर धामी, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ है। उस तस्वीर में पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी एक बानगी स्वामी प्रबोधानंद गिरी के भाषण का ये हिस्सा है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नफरत से भरे इन भाषणों की निंदा कई लोगों ने की। इनमें से कई पूर्व रक्षा प्रमुख शामिल हैं। यहाँ तक कि एक दौर में टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने भी ट्विटर पर इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डराने वाली बात यह है कि इन भाषणों पर इन लोगों को पछतावा तक नहीं है। उल्टे अब वो संविधान के मूल्यों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए।
ये तस्वीरें हैं दासना देवी मंदिर की, जहां पर यति नरसिम्हानंद रहता है, जिसने ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। ये आदमी पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी भद्दी टिप्पणी कर चुका है। देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के सब कुछ, अब आप कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? हम भगवाधारी हैं, हम केवल गलत काम से और अधर्म से डरते हैं और अपने ईश्वर से डरते हैं, वो भी तभी जब हम कुछ गलत या अधर्म कर रहे हो। बाकी हम किसी से नहीं डरते और ना हमें डरने की आवश्यकता है। सिर्फ कल्पना करें कि ये सारी बातें किन्हीं दूसरे धर्म वालों ने की होती तो क्या होता। अब संविधान और कानून व्यवस्था की बात करने वालों पर निगाह है कि वो अब कोई कार्रवाई इन पर करते हैं या नहीं, या इन लोगों को अपनी चुप्पी से शह देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। इनके भाषण सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं है। इनके बयान समाज में माहौल खराब कर सकते हैं और वो भी चुनाव से पहले। क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके कुछ करीबी रिश्ते हैं? क्या इनके जो रिश्ते हैं, यहाँ तक एक तस्वीर में पुष्कर धामी पैर छूते हुए दिख रहे हैं, एक हेट जो स्पीच दी है प्रबोधानंद में उनके साथ, तो क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके घनिष्ठ राजनीतिक संबंध है उन लोगों से जो सत्ता चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरिद्वार में सहयोगी अशोक महाले, अदनान और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके तहत धर्मांतरण से पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। इसमें 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जब इस बिल पर बहस हो रही थी उससे पहले कर्नाटक में एक चर्च पर हमला हुआ। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 विधानसभा में पास हो गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जेडीएस भी इसके खिलाफ थी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस को याद दिलाया कि जब उनकी सरकार थी तब 2016 में उन्होंने भी ऐसा ही एक ड्राफ्ट तैयार कराया था। दिनांक 16/11/2016 16 नवंबर 2016 को शाम 4 बजे एक रिव्यू कमेटी की बैठक बुलाई गई। तब के कानून मंत्री के आदेश पर ताकि बिल तैयार किया जा सके और इस पर आपके तब के कानून मंत्री का हस्ताक्षर भी है। हालांकि अभी कानून बनने से पहले विधान परिषद में इसे पारित होना है, जहां बीजेपी को बहुमत नहीं है। इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले जिला अधिकारी को जानकारी देनी होगी। जो धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराएंगे उन्हें भी 1 महीने पहले जिला अधिकारी को बताना होगा। जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की सजा और 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल में धर्म परिवर्तन कर शादी या किसी भी तरह के प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक है। इस बिल का विरोध हर तरफ हो रहा है। चर्च के साथ साथ दूसरे संगठन भी इसके खिलाफ है। गुरुवार को एक और चर्च हमले का शिकार हुआ।
ये बिल सिर्फ ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के दूसरे वर्गों के खिलाफ भी है, जैसे कि महिलाएं जो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती, साथ ही SC/ST के खिलाफ जो अपनी पसंद की शिक्षा भी नहीं ले सकते। विधान परिषद में इस बिल को पास करवाने के लिए बीजेपी के पास जरूरी नंबर नहीं है, 2 वोट कम है। विधान परिषद के नए सदस्यों के शपथ लेते ही बीजेपी इस कमी को दूर कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अगले महीने का शपथ ग्रहण समारोह तक का इंतजार करना पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। देश में अब तक 16 राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 236 केस मिल चुके हैं और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अहम बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। अगर रोजाना 1 लाख केस भी आते हैं तो हमारी तैयारी उस हिसाब से है। 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। सेकेंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, जो वेव आई थी उसमें 26-27 हजार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज्यादा से ज्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, जो सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। यहाँ पर कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि 10 करोड़ से ज्यादा जो डोज हैं वो भी लग चुके हैं, और लेकिन आज 30 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। रोज 20 के करीब जो कोरोना संक्रमित लोग सामने आ रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि वो पुराने संदर्भ भी दे रहे थे कि पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में इन्हीं राज्यों से, जो पड़ोसी राज्य है, वहां से कोरोना अंदर आया, और खास करके जो 2 बड़े शहर हैं भोपाल और इंदौर, वहां तेजी से मामले बढ़ने लगे। तो पिछले कुछ दिनों से इन्हीं 2 शहरों में थोड़े मामलों में उछाल आया है, और इसी के मद्देनजर उन्होंने पहले तो ये फैसला लिया था कि स्कूलों में 50% उपस्थिति रहेगी, और अब ये फैसला लिया गया है कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि सरकार नहीं चाहती कि नए साल के मौके पर, क्योंकि यहाँ पर भी बाजारों में भीड़ है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं। सरकार ने ये जरूर कहा है कि लोग मास्क पहने नहीं तो जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन अभी किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं वसूला जा रहा है। कई दफे हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, उनको कैमरे पे पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, तो जवाब बहुत अजीब तरीके के आते हैं। तो साफ तौर पर नए साल में भी इस तरह की भीड़ होगी, और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगेगा। और अब ये बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र की, जहां कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दिख रही है। आज एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 602 मामले मुंबई ने रिपोर्ट किए हैं 77 दिनों में सबसे ज्यादा। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से 1000 से ऊपर मामले आए हैं, और बढ़ते इन मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठक की है। और महाराष्ट्र ने आज, आपको बता दें, 23 नए मामले ओमिक्रॉन के रिपोर्ट किए हैं। राज्य में जो 23 नए मामले सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा पुणे में 13, मुंबई में 5
उस्मानाबाद में 2 मामले, नागपुर, ठाणे और मीरा भाईंदर में 1-1 ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में अभी तक कुल ओमिक्रॉन के 88 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 42 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। राज्य में गुरुवार को कोरोना के 1179 मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की मौत दर्ज हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुए विवाद में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम भी उछाला गया। आदित्य ठाकरे को धमकाने के आरोप में अब सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन को गिरफ्तार किया गया है। इधर विधानसभा में गृह मंत्री ने आदित्य ठाकरे के मामलों की जांच के लिए SIT बनाने की घोषणा की है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के नाम पर हुई साजिश और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को मिली धमकी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक SIT बना डाली है। इस बीच एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिस पर आदित्य ठाकरे को धमकी देने का आरोप है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और शिवसेना विधायक सुनील प्रभु के मुताबिक आरोपी कर्नाटक का है, इसलिए बड़ी साजिश का शक है। देखिए, जो आदित्य ठाकरे जी को धमकी आई व्हाट्सएप पे, उसके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसमें से स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के समय भी वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। सुशांत सिंह राजपूत आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई, बिहार पुलिस आई मुंबई में, जिस स्मगलर की गाड़ी में घूम रही थी, वही सोशल मीडिया में 30 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। कस्टम ने उसे पकड़ा था, उस समय समीर वानखेड़े कस्टम में थे और वो सारा मामला विधानसभा के पटल पे हमने लाया है। आतापर्यंत महाराष्ट्रात झालेले दाभोळकरांची हत्या, गौरी लंकेश से लेकर कलबुर्गी, महाराष्ट्र के गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के तार कर्नाटक से जुड़े हैं। आदित्य ठाकरे को धमकी देने वाला शख्स कर्नाटक का है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, इसलिए जानबूझकर इस तरह की धमकी आदित्य ठाकरे को दी गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने आदित्य ठाकरे को मिली धमकी की जांच का तो समर्थन किया, लेकिन दोनों पर जानबूझकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में जो भी कुछ होगा तो सत्ता पक्ष की ओर से विगत 2 वर्षों में एक ही मंत्र का जाप हो रहा है। वो केंद्र की ओर उंगली करते हैं या तो बीजेपी की ओर उंगली करते हैं। इनको किसी चीज की भी जिम्मेदारी स्वयं को लेनी नहीं है। हमने कब रोका? अब SIT गठित करिए, कौन है उसे जेल के कटघरे के पीछे डालिए, किसने रोका आपको? पर हर विषय का राजनीति के लिए उपयोग करते हुए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की यह शिवसेना तथा कांग्रेस का यह प्रयास है। जानकारों के मुताबिक कर्नाटक लिंक तो एक बहाना है, असली बात तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बहाने आदित्य ठाकरे को घेरने में लगी बीजेपी के हाथ को तलाशना है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादर चौपाटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।